हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास 24x7 एंड अड्डा 24x7। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का सेमिनार है वो इस विषय पर है कि जीएस में हम कैसे बेहतर स्कोर करें। ठीक है, यानी कि जीएस के स्कोर को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इस विषय के ऊपर हमारा सेमिनार है। तो अब यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आया कि अब हम जीएस की अगर हम बात करें तो किन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो हम यही हटा लें। ठीक है, तो एग्जाम चाहे आपके कोई भी हो, ठीक, एक लेवल का एग्जाम जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, लाइक आपके आईएएस, इसके अलावा आपके डिफेंस में सीडीएस, इसके अलावा एनडीए, सीएपीएफ, या फिर आपके स्टेट पीसीएस के द्वारा आयोजित एग्जाम या जुडिशरी एग्जाम, बड़े एग्जाम्स की हम बात करें। इसके अलावा छोटे एग्जाम्स तो खैर बहुत सारे होते हैं। ठीक, इन बड़े एग्जाम्स को जीएस को कैसे हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, इस पूरी बात के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के अपने इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आगे, एक एक करके सारी चीजों को समझना कि किस तरह से हमें करनी है शुरुआत। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करने के क्रम में हम आपको ये बताएं कि यहाँ जीएस यानी कि जनरल स्टडीज का आपके अर्थ क्या है। ठीक, जनरल स्टडीज का आपके अर्थ क्या है, इससे मतलब आपके ये है कि जीएस में आपके कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें कितने सब्जेक्ट्स आपके किस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और हमें किन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। ठीक, तो जीएस का आपके सीधा सीधा सा अगर हम अर्थ देखें तो जीएस का मतलब आपके कॉमन कितने सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और इसके साथ में करंट। ठीक है, तो जहां कहीं भी हम जीएस वर्ड की बात करेंगे तो जीएस वर्ड में आपके ये 6 सब्जेक्ट आपके शामिल होंगे। ठीक, और हमारा उद्देश्य या हमारे आज के सेमिनार का टॉपिक क्या है, इन 6 सब्जेक्ट्स में से हमें कैसे स्कोर करना है, यह है सेमिनार का टॉपिक। ठीक, अब यहां सेमिनार का ये टॉपिक है कि जीएस में कैसे स्कोर करें। अब यहां एग्जाम नहीं लिखा, अब यहां एग्जाम अंडरस्टूड है कि ये जीएस का स्कोर आईएएस में हमें हासिल करना है, या स्टेट पीसीएस में हासिल करना है, या जुडिशरी में हमें हासिल करना है, ठीक, या सीडीएस सीएपीएफ में हमें हासिल करना है, ठीक, या एनडीए, कोई भी एग्जाम XYZ, हम ओवरऑल सारे एग्जाम्स की अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब समझना आपके कि क्या हो हमारी रणनीति, क्या हो हमारी प्रक्रिया। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हम एक तैयारी का सबसे पहले एक पैटर्न समझ लें कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी शुरू करें तो ये तैयारी हमें करनी कैसे चाहिए। ठीक, इस पैटर्न को हम समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर आपके ऐसी कौन सी चीज़ है जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें आपके जीएस में हाईएस्ट अगर स्कोर करना है, ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर करने के लिए हमें करना क्या होगा, जीएस में प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग किस चीज की, हाईएस्ट स्कोर करने की। ठीक, तो स्कोर करने की हमें करनी होगी आपके प्लानिंग। ठीक, अब प्लानिंग आपके कैसे करनी है समझना जरा। ठीक, अब यहां हमें करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक प्लान बनाना है, लाइक कोई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, क्या करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है। तो कोई अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो इसका आपके क्या होगा, एक प्रॉपर प्लान होगा। क्या प्रॉपर प्लान होगा, ठीक, प्रॉपर प्लान आपके ये होगा कि आपको अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे इसमें, सबसे पहले आप बनाओगे इसमें फाउंडेशन। ठीक, सबसे पहले क्या बनाओगे आप इसमें, फाउंडेशन। अब ये जितनी मजबूत आपको बिल्डिंग बनानी है उतना ही मजबूत आपको बनाना क्या होगा, यहां फाउंडेशन। ठीक, अब यहां जब ये फाउंडेशन आपके क्लियर हो जाएगा तब आप इस बिल्डिंग का बनाओगे क्या, स्ट्रक्चर। क्या बनाओगे इस बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर।
और जब आपकी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तब आप करोगे इस बिल्डिंग की क्या, फिनिशिंग। ठीक है, अब समझना है यहां। अब यहां आपको ये बात समझनी है कि आपको अगर कोई बिल्डिंग बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। ठीक, अब आगे आए हम। ठीक इसी तरह से अब हम आगे आ जाए कि मान लो कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, लाइक IAS, PCS, XYZ, आपके किसी भी एग्जाम की आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, अब किसी भी एग्जाम की अगर हमें तैयारी करनी है तो यहां हमें कंपेयर क्या करना है कि हर एग्जाम का आपके होता है एक फाउंडेशन, हर एग्जाम का एक आपके होता है स्ट्रक्चर, और हर एग्जाम की एक आपके होती है फिनिशिंग। ठीक है, तो हर एग्जाम का आपके क्या होगा, एक फाउंडेशन होगा। ठीक, अब हर एग्जाम का अपना होगा क्या, एक स्ट्रक्चर, और हर एग्जाम की अपनी होगी आपकी एक फिनिशिंग। अब यहां हम अगर ये समझ जाएं कि किसी भी एग्जाम के अंदर ये फाउंडेशन आपके क्या है, स्ट्रक्चर आपके क्या है और फिनिशिंग आपके क्या है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से आपके क्या कर सकते हो, इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आगे आते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहां यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एग्जाम में आपके फाउंडेशन, ठीक, ये क्या होता है, किसी भी एग्जाम में आपके स्ट्रक्चर ये क्या होता है, और किसी भी एग्जाम में फिनिशिंग ये क्या होता है। तो बात चल रही है आपके किसकी, GS, जनरल स्टडीज। ठीक, इन सभी एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके क्या है, GS। ठीक, तो यहां अगर हम देखें तो हम बात करेंगे GS का फाउंडेशन क्या है, GS का स्ट्रक्चर क्या है और GS की फिनिशिंग क्या है। ठीक है, तो GS की अगर फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये है आपके क्या, NCERT। ठीक, 6 से लेके 12th तक की जो NCERT की आपके बुक्स होती हैं, ये बुक्स किसी भी एग्जाम के लिए GS के फाउंडेशन का काम करती हैं। ठीक, इससे बेहतर GS का फाउंडेशन आपके डेवलप किसी और मेथड से हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये देखा आप। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। अब दूसरा आप समझना, ये तो हमने सिर्फ देखा कि GS के अंदर फाउंडेशन क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि अब हमें आपके अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो यहां स्ट्रक्चर का काम करता है किसी भी एग्जाम का आपके क्या, सिलेबस, कि किसी भी एग्जाम का आपके सिलेबस क्या है, ये करता है स्ट्रक्चर का काम। ठीक, अब यहां आपके होता क्या है कि NCERT जो GS है तो वास्ट है, इसमें तो सब कुछ आपके दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना आता नहीं है। ठीक, क्योंकि यहां आपको करना क्या है, ठीक, यहां सिलेबस आपको देखना है, सिलेबस स्ट्रक्चर का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपके जो फिनिशिंग का काम आपके यहां करती है वो क्या करती है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपके किसके, एग्जाम अगर आपके ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और एग्जाम अगर आपका सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये दो चीजें आपके हुई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अब सबसे पहले अब हमें करना क्या है कि यहां ये देखना है कि GS को हमें पढ़ना कैसे है जिससे कि हाईएस्ट स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम GS का एक फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसके बाद हम जिस एग्जाम के लिए GS को प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस पे आएंगे, और उसके बाद हम करेंगे उसकी क्या, प्रैक्टिस। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम देखें GS में आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें किस तरह से रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टॉपिक उठाया, ठीक, सिलेबस हमने उठाया किसी भी एग्जाम का, हमने देखा कि GS में पॉलिटी में फंडामेंटल राइट का कोई टॉपिक है, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, NCERT में फंडामेंटल राइट के क्या बेसिक दिए गए हैं। फिर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस में कितनी हेडिंग है आपके, उसमें किस किस हेडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके बाद में देखेंगे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या हम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो ये टॉपिक हमारा हो गया पूरा, ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, पूरा। ठीक, तो अब यहां करना हमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें यहां तैयारी का आपके एक प्रारूप बनाना है। क्या प्रारूप बनाना है कि GS को सबसे पहले हम NCERT से रीड करेंगे,
ठीक है, यानी कि बेसिक उसका लेंगे, फिर सिलेबस में उसका कितना क्रैक्स है उसे अचीव करेंगे और उसके बाद करेंगे हम उसकी प्रैक्टिस। और ये मेथड जब हम करेंगे तब हम जीएस की अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं इन्हें दूर करते चलेंगे, बेस के लेवल पे, ठीक, स्ट्रक्चर के लेवल पे और फिनिशिंग के लेवल पे। और अगर इन तीनों ही लेवल पे आपकी जो कमजोरी है वो आपके दूर हो जाए, ठीक है, तो इससे आपके क्या होगा, जीएस का आपके एक बेहतर सिस्टम बनके आपके पास होगा तैयार। तो ये तो हमने ये देखा कि जीएस पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है, एक प्रॉपर प्लान से पढ़ना है, ठीक है। अब यहां और आगे देखना, अब यहां जीएस पढ़ना कैसे है ये प्लान तो आपने देखा। अब पढ़ते टाइम आपको एक चीज और याद रखना है, जीएस के अंदर एक चीज और क्या याद रखना है वो समझना आप जरा, ठीक है। वो चीज आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। यहां आपको जीएस पढ़ते टाइम एक काम और करना है, उसे कहेंगे हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। कैसा वर्क, स्मार्ट वर्क, ठीक, यानी कि सिर्फ पढ़ते ही नहीं जाना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको जीएस में करना है अगर अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं तो। अब अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या स्मार्ट वर्क करना है, अब ये समझ लो आप, ठीक है। स्मार्ट वर्क ये करना है, आप सभी लोगों ने ये वर्ड सुना होगा वोल्केनो। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो वोल्केनो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव, एक डोरमेंट और एक एक्सटिंक्ट। वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। ये आपके हुआ। एक्टिव वोल्केनो आपके वे वोल्केनो होते हैं, ठीक, जिनका रेगुलर रिपीटेशन होता है, जिनका क्या होता है, रेगुलर रिपीटेशन होता है, ठीक। डोरमेंट वोल्केनो आपके वे वोल्केनो होते हैं जो कभी कभी आते हैं, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो आपके वो वोल्केनो होते हैं, कौन से वोल्केनो होते हैं एक्सटिंक्ट, जो पहले कभी आते थे अब नहीं आते। ये तीनों में आपके डिफरेंस हुआ, ठीक। अब आगे याद रखना, ये जो आपके वोल्केनो हैं, इसी वोल्केनो से आप कंपेयर करो किसी भी एग्जाम के सिलेबस को। किसको कंपेयर करो, किसी भी एग्जाम के सिलेबस को, इसको आपने कंपेयर किया, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, सिलेबस को जब आप कंपेयर करोगे किसी भी एग्जाम के, ठीक, तो अब यहां याद रखना सिलेबस के 3 पार्ट आपको दिखाई पड़ेंगे, एक एक्टिव, एक डोरमेंट और एक एक्सटिंक्ट। अब ये 3 पार्ट दिखाई कैसे पड़ेंगे, सिलेबस में कहीं नहीं दिया ये 3 पार्ट कौन से होते हैं। करना आपको यह है कि एक तो उठाओ आप एग्जाम का सिलेबस जनरल स्टडीज का, और पिछले 10 साल के उठाओ आप क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक दिखाई देंगे, ठीक, जिन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक, ये सिलेबस का होगा एक्टिव पार्ट। कुछ ऐसे टॉपिक दिखाई देंगे जिनसे 2 या 3 साल में या 4 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, तो ये सिलेबस का होगा डोरमेंट पार्ट। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे 10 साल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, जिनसे 10 साल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। यानी कि आप जब पिछले 10 साल के सिलेबस को आप जब रीड करोगे तो रीड करके आप क्या देख पाओगे, ठीक, कि सिलेबस का एक पार्ट आपके होगा एक्टिव, ठीक, यानी कि जिस पार्ट से हर साल क्वेश्चन आए, एक पार्ट होगा आपके डोरमेंट, यानी कि आपके जिस पार्ट से कभी कभी क्वेश्चन आए, और एक पार्ट आपके होगा एक्सटिंक्ट, यानी कि आपके एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, जिससे पहले कभी क्वेश्चन आते थे अब नहीं आते, ठीक। अब हम आते हैं इससे आगे। तो अब हम आगे आके देखते क्या है, आपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जब आप इस सिलेबस को 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा देख पाओगे आप कि एक्टिव पार्ट टोटल सिलेबस का आपके होता है सिर्फ 40% सिलेबस। कितने परसेंट सिलेबस,
40% सिलेबस, और इससे हर साल आपके पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 70% क्वेश्चन। यानी कि किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्टिव पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक, डोरमेंट सिलेबस का आपके जो पार्ट होता है ये भी लगभग होता है कितना, 40% सिलेबस, और इससे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल 30% क्वेश्चन। ठीक, एक्सटेंट पार्ट आपके सिलेबस का होता है 20% सिलेबस, ये एक्सटेंट होता है हमेशा, और इस पार्ट से आपके कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये आपने यहां तक देखा, यानी कि इस पार्ट में आपके कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो अब आपको यहां याद क्या रखना है, अब आपको यहां याद ये रखना है कि आपके ये जो सिलेबस है, सिलेबस को आपने 3 हिस्सों में बांट लिया, जिसमें से पहला हिस्सा है आपके एक्टिव। ये पूरे सिलेबस का हर एग्जाम में सिर्फ 40% पार्ट होता है, जिससे 70% क्वेश्चन आते हैं। ठीक, डोरमेंट ये 40% सिलेबस होता है, जिससे 30% क्वेश्चन आते हैं, और एक्सटेंट पूरे सिलेबस का 20% सिलेबस है, जिससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो अब ये हम आपको बता क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपका एग्जाम जब 1 साल दूर है तब तो आप पूरा सिलेबस पढ़ो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आए आप एक्सटेंट को निकाल दो अपनी लिस्ट से, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता और हमें ज्ञानवान ज्यादा बनना नहीं है। सिलेबस को इसको आउट करो पहले तो, ये एक्सटेंट पार्ट को, जिससे कि दिमाग पे थोड़ा सा लोड कम हो। फिर एग्जाम और पास आए, ठीक, मान ली 3 दिन बाद एग्जाम है, तो डोरमेंट को भी बाहर कर दो। ठीक, यानी कि लास्ट टाइम पे जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो ये, यानी कि सिर्फ 40%, और ये 40% आपने पढ़ दिया तो ये 70% क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए। अब एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं आपके, ठीक, कि एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटेंट कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि हम यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें और हम कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे पॉलिटी में हमने उठाया संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 1773 से लेकर 1947 तक बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन कभी गौर से देखना कि जो क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935। इसका मतलब ये 3 एक्ट एक्टिव सिलेबस का पार्ट है। ठीक, ये देखा। जैसे कि आपके पूरे पॉलिटी में देखोगे फंडामेंटल राइट, हर साल क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये एक्टिव पार्ट है। ठीक, यह हुआ। ठीक इसी तरीके से हम उठाते हैं आपके ज्योग्राफी में हमने मान लिया उठाया क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। अब क्लाइमेटोलॉजी में अगर हम देखें तो आपके अब यहां पॉइंट समझना, अगर क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से आता है, वायुमंडल से, तो वायुमंडल से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हर एग्जाम में, या तो एटमॉस्फेयर की लेयर या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, यही पूछा गया। ठीक, कोई भी एग्जाम उठा के देखो, इसका मतलब ये इसका एक्टिव पार्ट है। अगर क्वेश्चन आपके आया नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति से, तो इसका मतलब आपके ये हुआ कंपास, पंपास, ठीक, ये वेजिटेशन कहां है या वो वेजिटेशन कहां है। ठीक, ये हुआ। तो हम यहां आपके देखते क्या है कि हर सिलेबस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 3 हिस्सों में इतनी आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तरीका हम बता रहे हैं, ढूंढना आपको है। बाकी का जब हम आपको जीएस पढ़ाएंगे तब हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि कौन सा एक्टिव पार्ट होता है, कौन सा डोरमेंट और कौन सा सिलेबस, क्योंकि हर सब्जेक्ट का ये पार्ट अलग होगा। ठीक, ध्यान रखना। यानी कि हिस्ट्री में ये तीनों अलग होंगे, ज्योग्राफी में अलग होंगे, पॉलिटी में अलग होंगे, ठीक, इकोनॉमी में अलग और साइंस में अलग। ठीक है, ये हमने समझा यहां। तो ये आपको दूसरी चीज याद रखनी है अपनी यहां तक। ठीक, अब हम आते हैं इससे आगे। ठीक है, आपको अगर ये निकालना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बैठना, सिलेबस उठाना, 10 साल के क्वेश्चन उठाना और देखना आपके कि जीएस में किस टॉपिक से 10 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक एक्टिव में डाल देना। जिस टॉपिक से 2-3 साल में पूछा गया है वो डोरमेंट में डाल देना। बाकी का सिलेबस का जो पार्ट जिससे 10 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो एक्सटेंट में डाल देना। ठीक, टाइम जरूर लगेगा इसमें, लेकिन एक बार अगर ये प्रोसेस आपने कर ली तो आपको जीएस जो 100% पढ़ना थी वो आपको सिर्फ 40 से 50% पढ़ना होगी और आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे। आप लोगों ने कभी देखा है कि आईएएस प्रीलिम्स किसी पर्सन का अगर एक बार निकल जाता है तो उसका हर बार निकलता है?
इसका रीजन ही ये होता है कि जिसने प्रीलिम से एक बार निकाल दिया उसे ये पता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो फिर वह पर्सन उन्हीं पॉइंट पर फोकस करता है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जिन पॉइंट से क्वेश्चन आते ही नहीं है वो व्यक्ति उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करता। ठीक, ये हमने यहां तक देखा। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना। ठीक, यहां तक आपको कोई डाउट है तो यहां तक आप कोई क्वेश्चन पूछो सबसे पहले, तो फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट, तो एनसीईआरटी और साइड बुक की अगर हम बात करें तो यहां एनसीईआरटी हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि एक तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज सिंपल होती है और दूसरा आपके भारत के अंदर कोई भी जो एग्जाम पूछा आपके जाता है, ठीक है, तो उस एग्जाम में आपके जो सही आंसर माना जाता है वो एनसीईआरटी का ही माना जाता है। इसलिए जीएस में आपको जो प्रेफर बुक करनी है वो करनी है एनसीईआरटी। ठीक, तो ये है आपके मेन रीजन। एनसीईआरटी बुक प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही पब्लिश बुक है और इसी के आंसर को आपके हमेशा सही आंसर माना जाएगा। तो ये हम लोगों ने आपके देखा क्या यहां। अब आते हैं इससे आगे। और कोई डाउट हो तो आप यहां तक पूछो पहले। तो नेक्स्ट, तो ये आपने दूसरा पॉइंट देखा। अब बात चल रही थी आपके जीएस के स्कोर की। तो जीएस के स्कोर को हमें करना कैसे है कि सबसे पहले तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है कि हमें सिलेबस पढ़ना कैसे है। पहले बेस बनाना है, फिर सिलेबस और फिर प्रैक्टिस, ये तीन चीजें हमें करनी है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें आपके करना क्या है, पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो पूरी जीएस पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम टाइम में कभी भी पूरी जीएस याद नहीं रहती, इसलिए इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ठीक, अब हम आते हैं इससे आगे। अब इससे आगे अब हम देखते हैं, तो देखते क्या है। ठीक, इससे आगे अब हम देखते ये हैं कि अब नंबर आएंगे कहाँ, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। तो एग्जाम में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को सबसे पहले हम समझ लें। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना कि एग्जाम के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि एग्जाम के अंदर आपको हर सिचुएशन में अपना जो मोरल है वो हमेशा हाई रखना है। क्या हाई रखना है? अपना जो मोरल है वो हमेशा हाई रखना है। ठीक है, मोरल क्यों हाई रखना है कि एग्जाम में आपके कई बार होता क्या है कि मान लो आपके 100 क्वेश्चन का पेपर है, पहला क्वेश्चन आपने देखा आपको नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा ये भी आपको नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन आपने देखा ये भी आपको नहीं आ रहा, चौथा क्वेश्चन आपने देखा ये भी आपको नहीं आ रहा, और इस तरह से 10 क्वेश्चन आपने देखे और 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते। और 11वां क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अब आप यकीन मानना कि जब शुरू के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो आप इतने डीमोरलाइज्ड हो जाओगे कि 11वें क्वेश्चन का आंसर इतना सरल है तब भी आप उसे गलत कराओगे। तो अब यहाँ पॉइंट देखना, पॉइंट ये था कि आपका 10 क्वेश्चन भले ही नहीं आते थे लेकिन 90 तो थे ना आपके पास में, आपने उन 10 के चक्कर में आगे के 90 गड़बड़ कर दिए। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि अगर शुरू के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आपका मोरल इतना डाउन हो जाएगा। ठीक, मोरल कितना डाउन आपके हो जाएगा कि इसकी कोई लिमिट नहीं। पहली चीज तो ये। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। तो यहां हर स्थिति में आपको करना क्या है, अपने मोरल को बनाए रखना है। एग्जाम हॉल में किसी भी स्थिति में अपना मोरल डाउन मत होने देना। मोरल क्यों डाउन मत होने देना? क्योंकि जब तक आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, पूरे 100 के 100 यानी कि 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तब तक आप एग्जाम से बाहर नहीं हो। क्योंकि याद रखना कि क्रिकेट की आपके जब तक लास्ट बॉल ना फेंक दी जाए तब तक मैच को जीता और हारा नहीं बोलते हम लोग। जीत हार का फैसला तभी होगा जब आप लास्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दोगे। ठीक, अब इसके बाद में अब नेक्स्ट आगे समझना। तो आप लोगों के जो जनरल क्वेश्चन है उनके सबसे पहले हम जवाब दें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके ये लूसेंट इज गुड फॉर स्कोर इन सीजीएल,
तो सीजीएल में अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट आपके फैक्ट तो इससे एनसीईआरटी से लिए हैं, लेकिन लूसेंट में आपकी समस्या ये है कि ये जो आपके लूसेंट बुक है इसमें कई जगह मिस्टेक बहुत हैं। ठीक, यानी कि पूरी लूसेंट को आप उठाओगे तो उसमें मिस्टेक्स कई जगह बहुत हैं। अगर आप इन मिस्टेक से बच सकते हो तो आप बिल्कुल लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो, ठीक, सीजीएल के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आगे दूसरा याद रखना, ज्योग्राफी अगर हम देखें, ठीक, तो ज्योग्राफी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? तो ज्योग्राफी में याद रखना, ज्योग्राफी में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपके पर्याप्त है। 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है भारत के अंदर होने वाले हर एग्जाम के लिए आपके क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है ज्योग्राफी तो आप 11th और 12th क्लास की डीएस खुल्लर, कौन सी बुक? डीएस खुल्लर, सरस्वती पब्लिकेशन की ये पढ़ सकते हो। ठीक है, 6 to 12th एनसीईआरटी या फिर और डिटेल में पढ़ना है तो 11th 12th की डीएस खुल्लर। इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्लास की अगर हम बात करें तो ये जो एनसीईआरटी बैच ये जो आपके चलेगा ये मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 7 PM to 9 PM ये लाइव बैच आपके रहेगा। दूसरा, पीसीएस पीटी के लिए आपके लूसेंट और क्राउन ये पर्याप्त नहीं होंगी। ठीक है, पीसीएस में आपके कुछ स्टेट के भी क्वेश्चंस आते हैं और कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी की डेप्थ में भी जाते हैं। तो स्पेसिफिक अगर हम देखें लूसेंट और क्राउन तो ये पीसीएस के लिए पर्याप्त नहीं है। आईएएस के लिए अगर हम बात करें तो आईएएस के लिए सबसे बिगिनर्स बुक है आपके एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12th तक आपको पढ़ना है। ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी 6 से 10th, बाकी की सारी एनसीईआरटी आपको 6 से 12th तक पढ़ना है। ठीक, उसके बाद फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर पहुंचना है। ये आईएएस की आपकी बात है। अब यहां याद रखना कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम हॉल की, एग्जाम हॉल में एक चीज का आप लोग और याद रखना, एग्जाम हॉल में होता क्या है कि जब लोग आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो ना तो आपको लगता है आपने पूरे 95 क्वेश्चन सही किए, आपका सिलेक्शन हो ही गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकल के स्कूल के गेट तक पहुंचते हो तो वो 95 से हो जाते हैं 85। स्कूल से आप घर तक पहुंचते हो तो 75 और दूसरे दिन आंसर शीट आती है जब चेक करते हो तो वो हो जाते हैं 65। ठीक, फिर आप लोग फोन लगाते हो कोचिंग और पूछते हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब आप खुद सोचो, मतलब एग्जाम हॉल में आपको लग रहा था कि आपके 95 क्वेश्चन सही हैं और जब आंसर चेक हुए तो 65। और यकीन मानना कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना वो होते हैं आपकी ह्यूमन मिस्टेक से। किसी भी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन रुकता है ना तो 2 या 3 क्वेश्चन से ही रुकेगा। हमेशा हमेशा चेक करना आप 2 या 3 या 5 या 4 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकता है और ये क्वेश्चन आप ह्यूमन मिस्टेक से गलत कर देते हो। ये क्वेश्चन किससे गलत कर देते हो? ह्यूमन मिस्टेक से गलत कर देते हो। तो यहां आपको जो अगली बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एग्जाम हॉल के अंदर जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ लो आप तब तक आंसर टिक कभी मत करना। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि हम जल्दबाजी में आपके पहले दूसरे जो आंसर होते हैं ना आपके ऑप्शन में ये हमेशा मिलते हुए होते हैं। ठीक, और यहां हम गलत कर जाते हैं। तो एक पॉइंट आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि एग्जाम हॉल में जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ लो तब तक कभी भी आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि हमें ह्यूमन मिस्टेक से बचना है। क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक आपके हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन गलत कराती ही कराती है। अगर ये क्वेश्चन हमने सही कर दिए तो हम सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब आप कट ऑफ हो 55 और आपके क्वेश्चन हो 54। ठीक, और आपने देखा कि ह्यूमन मिस्टेक से आप 4-5 क्वेश्चन गलत कर चुके हो। तो यहां ह्यूमन मिस्टेक को क्या करना है? रोकना है। ठीक, तो ये हमने यहां देखा। अब आते हैं हम इससे आगे। अब दूसरी एक चीज और याद रखनी है आपको। आप लोगों ने कभी कभी एग्जाम हॉल में ऐसा महसूस किया होगा कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और वो आपको याद नहीं है, लेकिन आपका इंट्यूशन, आपका अंतर्मन कह रहा है कि इसका ये आंसर सही है। ठीक, अब यहां अंतर्मन कुछ नहीं कहता। आपने 10 साल पहले 15 साल पहले कभी ना कभी उस घटना को या तो देखा होगा और या फिर उसे पढ़ा होगा और वो आपके दिमाग में हो गया फीड। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही आपका मन कहता है इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। तो यहां सोचना नहीं है, यहां लगा देना है आपको बी ऑप्शन। क्यों लगा देना है? क्योंकि जो इंट्यूशन से आपकी से जो बात आई है
वो इंट्यूशन का मतलब, इंट्यूशन बिल्कुल आपके तार्किक आधार पे आया है कि उस घटना को आपने देखा है, क्योंकि वहां अगर आपने दिमाग लगाया कि नहीं बी नहीं इसका सी होना चाहिए, जो आंसर पहले दिल में आ जाए हमेशा उसी आंसर को लगाना, क्योंकि वो आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वहां थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया तो वो उत्तर गलत होगा। और इस बात को आप सब लोग कई बार फील कर चुके होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कि जिस आंसर को आप पहले सही समझते हो ना, सही हमेशा वही होता है। जब आप दिमाग लगा के दूसरा उसका आंसर लगा देते हो तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल के वो गलत हो जाता है, फिर आप कहते हो कि नहीं पहले हम यही लगा रहे थे लेकिन ये लगा दिया। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, 100% होता होगा ऐसा। ठीक, तो इसलिए आपको जो आंसर पहली बार में आपके सही लगे उसी आंसर को आप लगाना। ठीक, ये दूसरी आपकी जीएस की ट्रिक होती है सही नंबर खींचने की। तो ये हमने आपके देखा यहां तक। अब कोई और डाउट आप लोगों के हो तो आप पूछें, फिर हम कुछ और आगे चलें। तो ये तो हमने आपको ये बताया कि जीएस आप लोगों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है, सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्लान में हमें सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर सिलेबस और फिर आपकी फिनिशिंग यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, यकीन मानना अगर जीएस में ये चीज आपने कर ली, ये चीज आपने कर ली तो जीएस में इतनी स्ट्रांग आपकी नॉलेज होगी कि आप जीएस की वजह से कभी कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। और इसके बाद में आपके हाईएस्ट मार्क लाने का दूसरा तरीका ये, सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट। सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो आपको यह पता होगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं टॉपिक को आपने पकड़ में ले लिया तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक, अब इसके बाद में आपको एग्जाम हॉल में अपना मोरल अच्छा रखना है, स्ट्रांग। ठीक, ह्यूमन मिस्टेक्स को नहीं करना है, और कई क्वेश्चन जिनमें आपको पहली बार में ही लगे कि ये सही होना चाहिए तो उस क्वेश्चन को टिक लगा देना है। तो ये कुछ आपकी बेसिक सी चीजें हैं आपके। ठीक, अब इसके बाद में अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हम आगे आते हैं, अब हम समझते हैं ये कि अब यहां जो कोर पॉइंट आपने देखा, वो कोर पॉइंट आपने देखा क्या, ये एनसीईआरटी। तो सबसे पहले अब हम आपके ये देखें कि एनसीईआरटी आपके है क्या और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। नेशनल तो पूरे कोर पॉइंट में है आपके एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी बेसिकली आपके ये है क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसका गठन हुआ था 1961 में। इसका काम आपके होता है जो आपके स्कूल्स हैं आपके, ठीक, यानी शुरुआत से लेके आपके जो स्कूल्स का आपके जो कक्षाओं का सिलेबस होता है, यानी कि सिलेबस का आपके निर्धारण करना। ठीक, कि आपके किस तरह से सिलेबस का निर्धारण किया जाए कि जैसे जैसे बच्चे की आपकी समझ विकसित होती जाए वैसे वैसे सिलेबस के अंदर हम कॉम्प्लेक्स यानी कि उसे जटिल बनाते जाएं। अब यहां होता क्या है कि जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उनको सबको पता है कि आपके एनसीईआरटी बुक्स आपके सबसे बेहतर है, और आप लोग इनको पढ़ के भी आए हो क्योंकि 12th तो पास सभी लोग करके आए हैं। बस प्रॉब्लम आपके यहां ये होती है कि 12th पास करके तो आप सब लोग आए हुए हो, ठीक है, लेकिन आपने जब स्कूल में थे तब आपने इन बुक्स को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा था, नॉलेज हासिल करने के लिए नहीं। अगर वही नॉलेज हासिल करने के उद्देश्य से इन किताबों को पढ़ा गया होता तो आपको इस समय एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो सबसे पहले हम जिस एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी है क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961, भारत सरकार की एक संस्था जो आपके स्कूल के सिलेबस का निर्धारण आपके करती है। ठीक, और इसके द्वारा जो आपके सिलेबस आपके बनाया गया है वही सिलेबस आप विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हो, रीड करते हो। अब इसके बाद में दूसरा हम ये देखें कि एनसीईआरटी का अगर हम इंपोर्टेंस देखें हमारे लिए आपके क्या महत्व है, एनसीईआरटी का इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या महत्व है, तो हमारे लिए आपके सबसे पहला महत्व तो है आपके एनसीईआरटी आपके एक स्ट्रांग फाउंडेशन देती है, मतलब बिल्कुल मजबूत आधार देगी जीएस में। इससे मजबूत आधार आपको कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। ठीक, इसके बाद में आपके दूसरा
डिफरेंट एग्जाम में 50 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि अगर हम विभिन्न एग्जाम की बात करें तो विभिन्न एग्जाम में आपके जो भारत के अंदर आपके होते हैं, ठीक है, आपके 50 से लेके 70% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे आपके कहां से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी अगर आपने रीड की है, ठीक, तो आपके क्या है, बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और तीसरी खास बात आपकी जो है वो आपके सिंपल लैंग्वेज, ठीक, इससे सरल भाषा में आप जीएस को समझ नहीं सकते। फोर्थ वन आपके जो खास बात है वो आपके ये है ऑथेंटिकेटेड नॉलेज, ऑथेंटिकेटेड नॉलेज। ऑथेंटिकेट नॉलेज से आपके जो तात्पर्य है वो आपके तात्पर्य ये है कि इसमें जो आपको नॉलेज दी है वो बिल्कुल प्रामाणिक नॉलेज है। ठीक, एग्जाम्स के अंदर आपके यही आंसर सही माना जाता है हमेशा जब भी आपके भारत सरकार के अंदर कोई भी एग्जाम हो। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको याद रखना है इंपोर्टेंस के बाद में, अब हम लोग आपके क्या पढ़ेंगे, हम लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम लोग अगर हम देखें तो हमें जो आपके सब्जेक्ट एनसीईआरटी में पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी है वो हमें पढ़ना है कहां से कहां तक, 6 से 12th क्लास तक। और साइंस की जो हम एनसीईआरटी रीड करेंगे वो 6 to 10th क्लास तक। ठीक, तो हम एनसीईआरटी में आपके कवर क्या करेंगे, ये 5 सब्जेक्ट आपके कवर करेंगे और यही आपको क्या करना है, ठीक, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 to 12th और साइंस आपके 6 to 10th। ठीक, ये हमने देखा, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके आता है कि एनसीईआरटी हम किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह रीड करेंगे। ये टॉपिक आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कैसे है कि एनसीईआरटी रीड करने का आपको जो पहला तरीका है वो तो होता है क्या, क्लास वाइज। किस तरीके से पढ़े आप, क्लास वाइज आप लोग पढ़े। अब क्लास वाइज आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, इसका मतलब आपकी ये है कि पहले 6th की एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, टेस्ट। ठीक, यानी कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, क्लास वाइज आपने पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे अब हम आते हैं क्लास वाइज के बाद। क्लास वाइज के बाद आपके पास जो दूसरा तरीका आपके पास जो बचता है वो बचता है आपके पास क्या, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक, अब टॉपिक वाइज और क्लास वाइज में अब आपके क्या अंतर है, ठीक, और हम कौन सा तरीका पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब आपने पहले कोई तरीका पढ़ लिया, लाइक टेम्परेचर। ज्योग्राफी हमने उठाया, ज्योग्राफी में आपने पहले क्या पढ़ा, टेम्परेचर, या टेम्परेचर के बाद आपने दूसरा पढ़ा टॉपिक प्रेशर, प्रेशर के बाद आपने पढ़ा टॉपिक विंड, विंड के बाद आपने पढ़ा टॉपिक क्या, रेन। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। अब आना जरा आगे। अब यहां हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम किस तरह से पढ़ेंगे ये आपको बता दें। हम लोग एनसीईआरटी को क्लास वाइज रीड नहीं करेंगे, हम लोग रीड करेंगे टॉपिक वाइज। अब ये टॉपिक वाइज रीड करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है।
टॉपिक वाइज रीड करने के पीछे हमारा उद्देश्य आपके ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी की 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाते हैं। ज्योग्राफी की 9th क्लास की एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है मानसून, ठीक, इंडियन मानसून 9th क्लास की एनसीईआरटी में। अब मानसून टॉपिक हमें एनसीईआरटी में मिल रहा है 9th क्लास की में, और टेम्परेचर, प्रेशर और विंड के कंसेप्ट हमें मिलते हैं 11th की एनसीईआरटी में। तो जब तक आपको टेम्परेचर, प्रेशर, विंड ये 3 टॉपिक नहीं मालूम होंगे, तब तक आप रेन या मानसून के टॉपिक को समझ नहीं सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके रेन को समझने के लिए इन 3 टॉपिक का पहले समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो यहां आपके एनसीईआरटी में आपके मेन क्लास वाइज में प्रॉब्लम क्या है, क्लास वाइज में कई जगह ऐसी आपकी ओवरलैपिंग हो रखी है कि जो टॉपिक आपके पहले देना चाहिए था वो दिया है बाद में, और जो बाद में देना चाहिए था वो दिया है पहले, ठीक। तो यहां लिंकिंग नहीं बनती क्लास वाइज में, तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे लिंक करते हुए, और जिससे कि क्या होगा, एक डीपली अंडरस्टैंडिंग हमें एनसीईआरटी में बनेगी। कैसी अंडरस्टैंडिंग? एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमें किसमें मिलेगी? एनसीईआरटी में हमें मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं। तो ये तो हमने आपके देखा यहां तक, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो आगे अब हम आपकी ये देखते हैं कि ये जो हमारा बैच है, ठीक, बैच आपके जो एनसीईआरटी का ये जो चलेगा, जीएस एनसीईआरटी, ये बैच आपके रहेगा मंडे टू फ्राइडे। डेली आपके ये चला करेगा 7 PM टू 9 PM लाइव, ठीक है। लाइव के साथ में आप लोग इस बैच को, ठीक, क्या कर सकते हैं, लाइव के साथ में इसे आप वीओडी पे भी देख सकते हैं अगर ये बैच आप इस समय ना देख पाए, ठीक। तो ये है आपके एनसीईआरटी के बैच के बारे में डिटेल, ठीक। और इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक, और एनसीईआरटी के कंसेप्ट को ढंग से समझना चाहते हैं, तो रविंद्रा या अड्डा दोनों के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और कोई आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, क्या एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज होगा? तो जब आपके स्कूली पाठ्यक्रम चेंज होगा तो सिलेबस यहां भी चेंज होगा, ठीक। ये तो आपके एनसीईआरटी किसी भी साल सिलेबस को चेंज कर सकती है, ये उसका विशेषाधिकार है। और कोई डाउट? तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा, तो बाकी का हम लोग कल से मिलेंगे अपनी क्लास।